Hello students, today we are going to start a very interesting topic of Indian Contract Act 1872, which is known as all contracts are agreement but all agreements are not contract. यानी सभी संविदाएं करार होती हैं लेकिन सभी करार संविदाएं नहीं होती हैं। तो इस सेंटेंस में दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है एग्रीमेंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और एग्रीमेंट कैसे बनता है। इन दोनों के लिए हमें सेक्शन 2 जो इंटरप्रिटेशन को क्लोज है यानी निर्वचन खंड जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एग्रीमेंट कैसे बनता है। एग्रीमेंट के लिए जरूरी होती है सबसे पहला प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। तो प्रपोजल कहाँ डिफाइन किया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2A में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है जिसे कहते हैं प्रस्ताव। सामान्य भाषा में क्या होता है प्रस्ताव? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या नहीं करने के लिए कहता है तो वो प्रस्ताव है। जैसे ए ने बी से कहा कि मैं अपनी दुकान आपको 50,000 रुपये में बेचना चाह रहा हूँ, तो ये जो ए ने बी से कहा है ये प्रपोजल है। दूसरा आता है 2B जिसमें आता है कि एक्सेप्टेंस क्या होता है यानी स्वीकृति क्या होती है। जब ए ने बी से ये कहा कि मैं अपना मकान आपको 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ और बी ने कहा कि ठीक है मैं आपका मकान 50,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो ये जो उसने कंसेंट दी है यानी ये जो उसने स्वीकृति दी है वही एक्सेप्टेंस है। और जब प्रस्ताव की स्वीकृति मिल जाती है तो वो बन जाता है प्रॉमिस यानी वचन। और इसकी डेफिनेशन भी सेक्शन 2B में दी गई है। फिर एग्रीमेंट को बनाने के लिए चाहिए, अब दो पक्षकार हो गए ए और बी। ए कौन है? वचनदाता और बी है प्रोमिसी। प्रोमिसर और प्रोमिसी में क्या फर्क होता है? वचनदाता होता है हु इज मेकिंग अ प्रॉमिस, जो वचन के लिए कोई कथन कर रहा है, और दूसरा जब उसको स्वीकार कर लेता है तो वह कहलाता है प्रोमिसी। हु इज एक्सेप्टिंग अ प्रॉमिस वो होता है प्रोमिसी। उसके बाद जब दोनों पार्टीज मकान बेचने और खरीदने के लिए तैयार हो गई तो आता है कंसिडरेशन यानी इसका प्रतिफल क्या है। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D में। यहाँ पर ए ने जो बी को कहा ना कि मैं 50,000 रुपये में अपना मकान तुम्हें बेचना चाहता हूँ, ये जो 50,000 रुपये का अमाउंट है यही कंसिडरेशन है। अब यहाँ तक हो गया करार। करार की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2E में कि एवरी प्रॉमिस यानी प्रत्येक वचन एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस यानी वचनों का समूह और प्रतिफल मिलकर के करार बनाता है। तो करार कहाँ तक हुआ? करार के लिए जरूरी हुआ दो पार्टी जिसे हमने कहा प्रॉमिसर और प्रोमिसी। फिर प्रपोजल किया ए ने बी से, फिर बी ने उसे एक्सेप्ट किया और 50,000 रुपये का कंसिडरेशन दिया। तो यहाँ तक आ गया एग्रीमेंट। लेकिन फिर सेक्शन 2H कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इन सारी चीज़ों को फुलफिल करते हुए एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी ये सारी रिक्वायरमेंट तो है, उसके साथ ही वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, जिसे विधि द्वारा लागू करवाया जा सके, वो कॉन्ट्रैक्ट है। यानी अगर अब ए ने बी से कहा कि मैं जो 50,000 में तुम्हें बेच रहा हूँ दुकान वो तुम खरीद लो, तो बी ने उसे स्वीकार कर लिया और बी ने 25,000 रुपये ए को दे दिए। अब ए ने मना कर दिया कि मैं अपनी दुकान तुम्हें नहीं बेचता। इस कंडीशन में उसने अपना कंसिडरेशन फुलफिल कर दिया है। अब वह कोर्ट में वाद दायर करके ए को ये कहलवा सकता है कि वह अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। यहाँ तक होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें ये देखना है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने क्या लिखा? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट के लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ की कंडीशन नहीं होती है। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनको एप्लीकेबल करवाने के लिए हमें सेक्शन 10 देखनी पड़ेगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए सेक्शन 2H रीड विथ सेक्शन 10।
तो हमें कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सेक्शन 10 को समझना पड़ेगा। सेक्शन 10 क्या कहती है? हु कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। इसमें सबसे पहली आवश्यकता है कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, यानी सक्षम पक्षकार होने चाहिए। पहला, वयस्क होना चाहिए। अब वयस्क कौन है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बताया गया है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 यानी इंडियन मेजोरिटी एक्ट। उसकी सेक्शन 3 में ये कहा है कि वयस्क व्यक्ति वह है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, लेकिन जहां कोर्ट ने किसी का गार्जियन अपॉइंट किया है वहां व्यक्ति 21 वर्ष की आयु में वयस्क माना जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मेजर कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, उसके लिए हमें सेक्शन 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट की देखनी होगी। उसके बाद होता है साउंड माइंड होना चाहिए, यानी जो पक्षकार संविदा करेंगे वो स्वस्थ चित्त होने चाहिए। इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी जो व्यक्ति संविदा कर रहा है वो समझ रहा है कि संविदा के टर्म्स क्या है और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, तो वह व्यक्ति स्वस्थ चित्त कहा जाता है। और फिर इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी विधि के अंतर्गत वह व्यक्ति अयोग्य नहीं होना चाहिए। संविदा करने के लिए वह व्यक्ति विधि के अनुसार सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेक्शन 10 में कुछ और कंडीशन दी गई हैं। अगर कहीं पक्षकार ये कहे कि संविदा साक्षियों की उपस्थिति में ही की जानी है तो वहाँ विटनेस का होना आवश्यक है। यदि संविदा के लिए पक्षकार ये कहता है कि उस संविदा का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण किया जाना चाहिए तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड होनी चाहिए, तब बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या हुआ? सबसे पहला डिफरेंस ये हुआ कि एग्रीमेंट को सेक्शन 2E में डिफाइन किया, इसको सेक्शन 2H में डिफाइन किया। दूसरा, एग्रीमेंट के लिए 2 पार्टीज, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, ये सब होते ही एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट होता है? जब इन सारी चीज़ों के साथ सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जाता है। और दूसरा, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना बहुत जरूरी है। अब इन दोनों के बीच में अगर ये समझना है कि सभी संविदाएं करार होती हैं लेकिन सभी करार संविदाएं नहीं होती हैं, तो इसको कैसे समझें? जैसे हमने अगर कोई सोशल एग्रीमेंट किया है, जैसे कुछ लोगों को खाने पर इनवाइट किया किसी ने, और जब शाम को सब उसके यहाँ खाना खाने गए तो खाना कम पड़ गया, तो ऐसे में जो लोग वापस बिना खाना खाए लौट आए, क्या उस व्यक्ति पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का सूट फाइल कर सकते हैं? तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से होता है फैमिली एग्रीमेंट, यानी अगर किसी के सामने ए ने अपने बेटे बी से कहा कि अगर तुमने LLB में यूनिवर्सिटी टॉप कर ली तो तुम्हें आईफोन दिलाऊंगा। बच्चे ने यूनिवर्सिटी टॉप कर ली, लेकिन पापा ने बच्चे को आईफोन दिलाने से मना कर दिया, तो क्या बच्चा ये कह सकता है कि पापा अब मैं कोर्ट में जाऊंगा, आपके खिलाफ सूट फाइल करूंगा और आईफोन लेके रहूंगा? ये फैमिली एग्रीमेंट्स हैं और ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बच्चा कोर्ट में जाकर के पापा की से आईफोन की मांग नहीं कर सकता है। इसी तरह से आया रिलीजियस एग्रीमेंट, ये भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये भी एग्रीमेंट है, इनको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे LLB का स्टूडेंट मंदिर गया और उसने कहा कि हे भगवान, आज मेरी तैयारी नहीं है तो आपको इस पेपर में मुझे पास करवाना है और उसके बाद मैं आपको 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब स्टूडेंट हो गया पास, तो क्या वह रिलीजियस एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकता है? पंडित जो होता है, पुजारी जो होता है, वो कहता है कि लाओ भैया 500 रुपये, लेकिन अगर स्टूडेंट ने देने से मना कर दिया तो क्या पुजारी कोर्ट में जाकर के 500 रुपये मांग सकता है? तो वह नहीं मांग सकता है, क्योंकि ये महज एक एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसी तरह से पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, यानी अगर कहीं 2 पार्टियों ने ये कहा कि अपन बहुमत अगर मिलकर के अपनी पार्टी जीत जाती है तो कुछ समय के लिए तुम्हारी पार्टी का आदमी काम करेगा और कुछ समय के लिए मेरी पार्टी का आदमी काम करेगा, लेकिन कोई पार्टी अपना कार्यभार लेने के बाद दूसरे पार्टी जो हारी है, जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसको कार्यकाल में अपना कोई अवधि कार्य करने के लिए नहीं सौंपती है। तो इस तरह के एग्रीमेंट को भी एनफोर्सिएबल बाय लॉ यानी कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ये केवल एक पॉलिटिकल करार था।
तो इस तरीके से करार और कॉन्ट्रैक्ट में ये बेसिक डिफरेंस है कि इसमें एनफोर्सेबल बाय लॉ मस्ट है प्लस सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट, लेकिन इसमें केवल 2 पार्टी होती हैं, प्रस्ताव होता है, उसको स्वीकार करता है और उसके लिए प्रतिफल होता है, लेकिन न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय करवाना या विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना की कंडीशन एग्रीमेंट में नहीं होती है। इसीलिए ये कहते हैं कि सभी संविदाएं तो करार होती हैं, लेकिन सभी करार संविदाएं नहीं होते हैं। थैंक यू।